नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की किताब का अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में, जिसमें एक किताब जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब थी वो किताब हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर दी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब कंप्लीट कर चुके हैं और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी पढ़ रहे हैं उसमें अध्याय 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और अध्याय 3 में भी लेक्चर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा लेक्चर नंबर 4 और ये है बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले कोर्सेज, वह कोर्सेज जिन पर आप लोगों को बड़ी ही बेहतरीन सुविधा मिलने जा रही है। जैसे कि आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग ग्रुप, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसको डाउट आता है और डाउट सॉल्व नहीं होता तो पढ़ने का मन नहीं करता, तो इसलिए डाउट सॉल्व होते जाएंगे, आपके पढ़ने का मन करता जाएगा और आपके 100 में से 100 मार्क्स पूरे आएंगे। तो इसलिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप यहाँ पे दिए गए, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, ये जो लेक्चर आता है इसकी पूरी PDF आप लोगों को दी जाएगी, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों के कराए जाएंगे। तो इस प्रकार की अनेकों जो सुविधा है, फैसिलिटीज है, आप लोगों को दी जाएगी। इसमें आपको कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का भी कोर्स है, राजनीति विज्ञान का भी है, भूगोल का भी है। जो सब्जेक्ट आप लोगों के पास हो आप उनमें से जो सब्जेक्ट के कोर्स ले सकते हैं। लेने के लिए आपको इन 2 नंबरों पे कॉल करना है और टीम को कहना है कि सर मैम मेरा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस में, इतनी सी फीस में जितनी आप 2-3 दिन में खाने पीने में खर्च कर देते हैं। और ये है हमारा लर्नर आर्ट्स का एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप कोर्स के लिए घंटी बजाइए। मैं लेक्चर शुरू करता हूं। आज अपन लोग पढ़ेंगे बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें। ठीक है, तो ये बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें, प्रत्येक जो वर्ग है उसका आकार क्या होना चाहिए, कितना आकार ले, हमें वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए, वर्ग अंतराल में समायोजन जो है, हमें प्रत्येक वर्ग की बारंबारता जो है फ्रीक्वेंसी उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, और सूचना की हानि, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आज का मुख्य टॉपिक रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बारंबारता वितरण कैसे प्राप्त करें, तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने बारंबारता वितरण के बारे में पढ़ लिया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। अब आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें। इस बारंबारता वितरण तैयार करने के लिए आपको 5 बड़े सवालों का ध्यान रखना है। उन 5 बड़े सवालों में से हम 2 को लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आज 3 सवालों का जवाब और ढूंढेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सूचना की हानि, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस प्रकार से ये जो संगठित आंकड़ा है, जो आंकड़ों का संगठन हम लोग कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार से कुछ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सूचना की हानि होती है, उसको जानेंगे। और मतलब इस पूरे चैप्टर में कहीं पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि जो अपरिष्कृत आंकड़े हैं, जो रो डेटा था हमारा, वो शायद संगठित डेटा से ज्यादा बेहतर है, वो चाहे संगठित डेटा से ज्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा, ऐसा महसूस होगा। क्यों होगा वो सब जानेंगे, पर पहले चर्चा करते हैं बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें। अब बारंबारता वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, बारंबारता का मतलब होता है कि बार बार कितनी बार आ रहा है, वो बार बार आना बारंबारता है। जैसे अपन ने उदाहरण दिया था कि अपन बच्चों के नंबर लिखे तो किसी के 10 10 10, तो कितने बच्चों के आए, बारंबारता, 10 बार बार में रिपीट हो रहा है, वो बारंबारता है। तो इस बारंबारता वितरण कैसे तैयार होता है वो देखना है। बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें निम्न 5 प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो 5 प्रश्न कौन कौन से, पहला है कि जो वर्ग अंतराल है वह समान आकार के हो या असमान आकार का हो। तो जो वर्ग का अंतराल हो, जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, तो इनके बीच में जो अंतर है वो 10-10 का है। तो ये वर्ग अंतराल समान आकार का हो, मतलब सेम एक में चले, मतलब जैसे मान लो 10-10 का अंतर है वही चले, या 15 का, फिर 20 का, 25 का, ऐसे अंतर बढ़ता जाए या घटता जाए, या असमान आकार का हो। तो ये वाला जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। फिर दूसरा, हमें कितने वर्ग रखने चाहिए, तो हमें कितने वर्ग रखने चाहिए ये भी अपन लोग कवर कर चुके हैं कि अपन ने देखा जनरली 6 से 15 के बीच में वर्ग रखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखने चाहिए। तो ये जो 2 वर्ग है, ये जो 5 प्रश्न थे, उन 5 प्रश्नों में से 2 के जवाब तो अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में ढूंढ लिए थे। अब आज बात करते हैं तीसरे की, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो, मतलब प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो, कितने उसमें आने चाहिए वो जानेंगे। वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, जो वर्ग सीमा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0 और 10, 10 और 20, ये मैं जो वर्ग की सीमा तय कर रहा हूं कि यहां पर 10, यहां पर 20, यहां पर 0, तो कैसे, क्यों पहले मैं 0 से शुरू क्यों कर रहा हूं, मैं 10 से 20 के बीच में क्यों ले रहा हूं, मैं 11 से 20 क्यों नहीं ले रहा, मैं 10.5 से 19.5 क्यों नहीं ले रहा हूं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखेंगे, या जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। तो वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे।
प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए, और प्रत्येक वर्ग है उसके लिए बारंबारता जो है वो कैसे प्राप्त करी जाए, मतलब उसकी बारंबारता किस प्रकार से दिखाई जा सकती है, ये है। तो हमने यहां तक के 2 कवर कर लिए हैं ये वाले। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो। प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो, तो प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए कि जो हर वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार का, उसका आकार, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो आज हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर पहले के प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। अब पहले का जो प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था कि हम जो अंतराल ले रहे हैं, मतलब अगर हम कहें जो हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं, वर्ग अंतराल जो हम लोगों ने लिया है, क्लास इंटरवल जो हम लोगों ने लिया है, वो समान आकार का हो, सेम साइज का हो या असमान आकार का हो। तो अंतराल जो है वो कैसा होना चाहिए, समान आकार का होना चाहिए, असमान आकार का होना चाहिए। तो ये वाला प्रश्न है आज हमारा है कि प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए, तो वो डिपेंड किस पे करता है, पहले वाले पे डिपेंड करता है कि हमने क्लास इंटरवल जो है वो कैसा लिया है, समान लिया है, असमान लिया है। क्लास इंटरवल कितने का है उस हिसाब से डिपेंड होता है। एक बार वर्ग अंतराल को तय करने पर चर के दिए गए प्रास को से हम वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। तो देखो, अब वर्ग अंतराल को तय करने के बाद एक बार आपने वर्ग अंतराल तय कर लिया कि साहब मैं इतना इतना लूंगा। प्रास आप लोगों को पता है, प्रास मैं फिर से लिखवा देता हूं यहाँ पे, प्रास ये जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेंज, प्रास या जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। तो प्रास या रेंज क्या है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, जो सबसे बड़ी वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, इससे क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपन कहते हैं ना कि अपन कहीं किसी दुकान पे जाते हैं तो वो कहता है भैया आप अपनी रेंज बताओ, मतलब हाईएस्ट कहां तक का सामान चाहिए और लोवेस्ट आपकी जो बजट है वो क्या रहेगा। तो एक बार जब हमने वर्ग अंतराल को तय कर लिया तो चर के दिए गए प्रास से, ठीक है, अब चर पे जो दिए गए प्रास मतलब जो अलग अलग वैल्यूज है उनसे हम वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। तो उससे हम क्या है, वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं कितने हैं। तो ये कैसे निर्धारित होता है, तो जैसे जो वर्ग हमारी रेंज जो है, रेंज ऊपर लिख देंगे और जो वर्ग अंतराल है क्लास इंटरवल जो है उसका नीचे भाग दे देंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने वर्ग रखने चाहिए, वर्ग कितने हो वो पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम वर्ग अंतराल निर्धारित कर सकते हैं जब एक बार हम वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं। तो जब एक बार हम लोगों ने वर्ग अंतराल भी निर्धारित कर सकते हैं जब हम वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं कि साहब इतने वर्ग अपन लोगों को रखने। तो यहाँ पर हम लोग ये तय कर लेते हैं कि साहब इतने वर्ग हमारे पास होंगे, 10 वर्ग होंगे, 20 वर्ग होंगे, 40 वर्ग होंगे। फिर उस हिसाब से फिर हम लोग वर्ग अंतराल भी आसानी से तय कर सकते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि दोनों निर्णय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले का निर्णय लिए बिना हम दूसरे का निर्णय नहीं ले सकते। तो ये दोनों ही निर्णय जुड़े हुए हैं कि भैया हम पहले समान आकार का ले रहे हैं या असमान आकार का ले रहे हैं। समान आकार असमान आकार के हिसाब से ही फिर प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होगा वह डिपेंड करता है। तो दोनों निर्णय जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और ये थर्ड वाला। अब फिर नेक्स्ट है हमारा, हमें वर्ग सीमाएं, जो वर्ग की सीमा है उसको कैसे निर्धारित करना चाहिए। जो वर्ग सीमा है, जैसे वर्ग सीमाओं में हमने कहा था कि कोई भी वर्ग जो होता है वो 2 छोरों से, 2 एंड से घिरा हुआ होता है और उन 2 एंड को हम लोग क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 0 और 10 ये लोवेस्ट वैल्यू है, इससे शुरू हो रहा है और इस पे खत्म हो रहा है। तो ये 2 सीमा है, ये इसके नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो 0 से 10 ये 2 सीमा है। तो ये जो वर्ग सीमा है वो कैसे निर्धारित हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो और एंडिंग पॉइंट क्या हो। ये तो जरूरी है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता होना चाहिए। जैसे सेशन शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, तो जनरली अपन लोग मानते हैं कि भैया जुलाई में जाकर के सत्र शुरू होगा, उसके बाद खत्म कब करना, बोले मार्च में खत्म कर देना, मार्च से 15 अप्रैल तक खत्म कर देना। तो शुरुआत और एंडिंग हम लोग जान रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हर वर्ग की सीमा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, वो कैसे निर्धारित करें, ये कैसे तय करें कि मैं 0 से शुरू करूं, मैं 10 से शुरू करूं, मैं 20 से शुरू करूं, एंडिंग किस पे करूं, पॉइंट्स में आंसर को रखूं, कैसे रखूं, या एक का अंतर दे दूं, जैसे 0 से 10 कर दिया, 11 से 20 कर दिया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के नजरिए से, इसको देखिएगा। वर्ग सीमाएं निश्चित तथा स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। जो वर्ग की सीमा होना वो निश्चित हो,
निश्चित हो और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजिंग वाली वो नहीं होनी चाहिए। वैसे देखो आगे जब अभी आप लोग पढ़ोगे तो कंफ्यूजिंग वाली भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि इजी से अपने पास आती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो भी आएगा। तो वर्ग की सीमा निश्चित होनी चाहिए, एक फिक्स जैसे हम लेकर के चल रहे वो है, और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। सामान्यतः मुक्तोत्तर वर्ग जैसे 70 तथा अधिक, जैसे अब ऐसा होगा 70 या अधिक, 70 से अधिक ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 से कम वांछनीय नहीं होते, मतलब ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा आए, ठीक है। 70 से अधिक, 10 से कम ही है। देखो अब आप जब क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में कि भैया 10 से कम, तो अब 10 से कम, 10 से कम देखो आपको जो टेबल मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। अब ये 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, ये तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, तो फिर उसमें टेबल बनानी पड़ती है। 10 से कम का मतलब है 0 से 10, फिर 20 का मतलब है 10 से 20, फिर 20 से 30, इस प्रकार से। अब ये आपकी क्या बन गई, टेबल बन गई। तो ये थोड़ा सा आसान काम हो गया। अब इस टेबल से आप आराम से पूरी टेबल तैयार कर करके आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली ऐसा हम चाहते हैं कि निश्चित और स्पष्ट रूप से है, इस प्रकार का जो है वो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट या वांछनीय नहीं होते हैं, हम इनको ऐसा नहीं चाहते कि ऐसी चीज हो। निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की आवर्तियों की प्रवृत्ति वर्ग अंतराल के मध्य में संकेंद्रित की हो। तो देखो निम्न और उच्च वर्ग सीमाओं का, निम्न वर्ग का मतलब क्या है, ये वाला, उच्च वर्ग सीमा क्या है, ये वाली। तो इन दोनों को हमें इस प्रकार से निर्धारित करना है कि जो भी नंबर है, जो भी संख्या है वो इनके बीच में आ जाए, वो आनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ छूटना नहीं चाहिए कि साहब हमने यही जोड़ लिया बाकी नहीं जोड़ा। तो जो भी है वो सब कुछ इसमें आना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो 0 से 10 है तो हम इस प्रकार से लेके उसमें जो भी नंबर है वो सारे के सारे काउंट हो। वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते हैं। तो जो वर्ग अंतराल है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो। पहला होता है बेटा समावेशी वर्ग अंतराल। इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवर्ती में शामिल किया जाता है। देखो अब समावेशी या इंक्लूसिव जो क्लास इंटरवल है वो कैसे होते हैं। इंक्लूसिव का मतलब, या समावेशी का मतलब क्या होता है, मिला लेना। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो निम्न है और उच्च सीमा है उसको क्या कर लिया जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। तो जैसे कैसे होगा ये ऐसा होगा बेटा, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। और जनरली जो अपन पढ़ते हैं वो कौन सा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यही पढ़ा है अभी तक लास्ट लेक्चर में, है ना। तो अब इस वाले लेक्चर में, जब लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था, 0 से 10, तो 10 उस वाले में काउंट नहीं होगा, 10 अगले वाले में काउंट होगा, ठीक है। 10 से 20, तो 20 काउंट नहीं होगा, 19 तक के जो नंबर है 10 से 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यही नंबर काउंट होंगे, 20 काउंट नहीं होगा। 20 तो अगले में काउंट होगा। पर अगर हम इसकी तरफ देखते हैं, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, अब देखो ये वाला जो मेथड है ना, इसमें निम्न जो सीमा वर्ग है वो काउंट हो रहा है, पर जो उच्च वर्ग है वो काउंट नहीं हो रहा, वो अगले में काउंट होगा। फिर निम्न काउंट हो रहा है, उच्च काउंट नहीं हो रहा, निम्न काउंट हो रहा है, उच्च काउंट नहीं होगा, निम्न काउंट हो जाएगा, उच्च वर्ग सीमा काउंट नहीं होगी। पर अब इसमें क्या है, इसमें समावेशी है। 0 से 10 का मतलब है 0 से 10 सारे जोड़ो, 11 से 20 का मतलब है 11 से 20 सारे जोड़ो, 21 से 30, 31 से 40 वो सारे, इसमें कोई आगे पीछे नहीं जाएगा। जो लोवेस्ट है वो भी जुड़ेगा और जो हाईएस्ट है वो भी जुड़ेगा, यही बात बोलेंगे समावेशी वर्ग अंतराल, या हम इसको कहते हैं इंक्लूसिव, जिसमें आप इंक्लूड कर लोगे, आप मिला लोगे, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवर्ती में शामिल किया जाता है। तो ये जैसे 11 से 20 है तो 11 को भी काउंट करेंगे, या फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 10 के 10 नंबर काउंट होंगे। इसमें कोई छूटेगा नहीं, कोई इंक्लूड नहीं होगा, सारा का सारा है वो यही इंक्लूड होगा। पर इसमें देखें तो इसमें 0 से 10 है तो 10 को छोड़ना पड़ रहा था ना, 10 अगले राउंड में आएगा, फिर 10 से 20 में 20 अगले वाले राउंड में आएगा, वहां काउंट नहीं होगा। पर ये समावेशी है, इंक्लूसिव है। तो वर्ग अंतराल दो प्रकार का होता है, एक समावेशी वर्ग अंतराल होता है और दूसरा कौन सा होगा, अपवर्जी वर्ग अंतराल, या जिसको आप कह सकते हो एक्सक्लूसिव वाला है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूड कर देगा, बाहर निकाल देगा।
इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मदों को उस वर्ग की आवर्ती में शामिल नहीं किया जाता है। असतत चरों की स्थिति में अपवर्जित तथा समावेशी दोनों प्रकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जा सकता है। देखो अब मेरी बात सुनो, इस स्थिति में जो वर्ग की उच्च सीमा है ना, सिर्फ इसका मूल्य नहीं लिया जाता। जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है, इतना बहुत है। अब इसमें अपन 10 को काउंट नहीं कर रहे हैं, काउंटिंग सच में कहां तक होगी, 9 तक होगी। काउंटिंग कहां तक होगी, 9 तक होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये काउंटिंग होगी। अब इसमें 10 यहां काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा, 10 काउंट होगा, 11 काउंट होगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 तक काउंटिंग होगी। तो एक्चुअल में काउंटिंग कहां तक है, 19 तक। इसमें अगर देखें तो 20 काउंट होगा और लास्ट काउंटिंग 29 तक होगी, 30 की काउंटिंग नहीं होगी। इसमें 30 यहां काउंट होगा, 39 तक लास्ट होगा, 40 की काउंटिंग नहीं होगी। इसमें 40 की यहां पर होगी पर लास्ट 49 होगा, 50 की नहीं होगी। इसमें 50 की होगी, लास्ट 59 59 होगा, यहां 60 की काउंटिंग नहीं होगी। यहां 60 तक होगा पर 69 तक होगा, लास्ट 70 की काउंटिंग नहीं होगी। 70 तक होगा, 79 तक होगा, 80 की काउंटिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से आगे 80 से 90 89 तक का होगा, 90 की नहीं होगी। 90 से लेकर के 100 तक, तो 99 तक होगा, 100 की काउंटिंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। इंक्लूसिव वाले क्या कर रहे थे, इंक्लूड कर रहे थे, मिला ले रहे थे, और ये क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। एक जो टर्म है, उच्च सीमा जो है, उसको एक्सक्लूड करा जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, उसको काउंटिंग में नहीं लिया जा रहा है। इसको बोलते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। सतत चरों की स्थिति में समावेशी वर्ग अंतरालों का प्रयोग बहुधा किया जाता है। तो जो सतत चर होते हैं, जो कंटिन्यूअस वाले वेरिएबल्स होते हैं, अपने सतत और विविक्त जो चर है वो पढ़े। तो सतत जो चर है वो समावेशी वर्ग अंतराल का प्रयोग बहुधा करते हैं। तो समावेशी जो है उनका ज्यादा प्रयोग करते हैं, मतलब वहां पर ऐसा होगा 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50, ऐसा वाला होगा। तो सतत जो चर है, कॉन्टिन्यूअस जो वेरिएबल्स है, उनमें समावेशी वर्ग अंतराल का प्रयोग बहुधा होता है, मतलब ज्यादा बार होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो यहां तक अब आपको काफी कुछ उसके बारे में पता चल गया। अब अपन एक बात और पढ़ते हैं कि वर्ग अंतराल में समायोजन। अब हमारा टॉपिक क्या है कि वर्ग अंतराल में समायोजन। वर्ग अंतराल में समायोजन का मतलब एक प्रकार से वर्ग अंतराल में थोड़ा सा सेटलमेंट बिठाना है। देखो, जब यहां पर यह बात करी जा रही है कि समावेशी को अपनाया जाएगा, इंक्लूसिव जो मेथड है उसको अपनाया जाएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब आप बोलोगे गुरुदेव दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है मेरे बच्चों कि जब मैं ये लिख रहा हूं 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40, ये लिख रहे हैं अपन। अब मुझे एक बात बताओ, 20 और 21, तो 21 माइनस 20 1 का डिफरेंस आ रहा भाई। 31 और 30 के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है भाई। 41 और 40 के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है भाई। तो ये जो 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसका तो सेटलमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट करना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम में कमजोरी है, कमी है, ये सही नहीं बैठ रहा है। सही है पर इसको थोड़ा और सेटल कर देते हैं, थोड़ा सा और बेहतर बना देते हैं। तो वही अभी हमें यहाँ पढ़ना है कि अगर हम समावेशी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समावेशी वर्ग अंतराल में हम किस प्रकार से समायोजन कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको मिला सकते हैं। क्योंकि ये जो 1 का अंतर आ रहा है, ये बड़ी समस्या दे रहा है। आप खुद सोचो ना कि भाई 11 से 20, तो 20 से 21, 21 से 30 की जो बात है, माइनस करने पर हमारा 1 आ रहा है, तो फिर ये 1 आ रहा है, ये 1 क्या है, इसका समायोजन हम लोग देखेंगे। जब हम इसका समायोजन की चर्चा भी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे फिर अपन लोग ये करते हैं कि यहां पर जो 11 है, इस 11 में से क्या कर देंगे, आधा कम कर देते हैं, इसको 10.5 कर देते हैं, और जो अगला है उसको 20.5 कर देते हैं। फिर वो यहां पर उतर जाएगा, ये 20.5 हो जाएगा, ये अपना 30.5 हो जाएगा। तो वह अब देखो, अब यहां पर 30.5 हो गया है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा क्या सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाएगा। सारणी 3.4 ये दे रखी है। मैं समावेशी विधि के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि यदि चर आय एक सतत चर है, तथापि जब वर्गों को बनाया जाता है तो सततता नहीं रहती। हम एक वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर या असंतुलता देखते हैं। तो देखो, अब जब ये हम समावेशी विधि से पढ़ रहे हैं, समावेशी विधि से हम लोग देख रहे हैं,
तो हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूसी नहीं है ना, लगातार नहीं है, 11 से 20 से 21 से 30 से लगातार नहीं है ना, बीच में छूट रहा है। जैसे इसमें देखो आए 800 रुपए, 800 से 899 रुपए, 899 से डायरेक्ट किस पे आ गया, 900 पर आ गया। मतलब 900 माइनस 899, इसका मतलब हो गया भैया 1 का अंतर है। फिर 900 से 999, 1000 से 1099, 1100 से 1199, 1200 से 1299 और 1300 से 1399, एक का डिफरेंस आ रहा है। अब 800 से 899 के बीच में कितने कर्मचारी है, 50 कर्मचारी है। 900 से 999 रुपए कमाने वाले 100 कर्मचारी है। 1000 से 1099 रुपए कमाने वाले 200 कर्मचारी है। और 1100 से 1199 कमाने वाले 150, 1200 से 1299 और 1300 से 1399, टोटल 550 कर्मचारी। और देखो ये जो 99 वाला सिस्टम है ना, ये कहीं आपने देखा होगा मॉल्स में चलता है। 299 की चीज़ है, 49 की चीज़ है, 59 की चीज़ है ना, 799 की चीज़ है। तो ये 99 वाला जो है वो चल रहा है। तो अब ये जो एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक का जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को कैसे क्लियर करा जाए वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्योंकि इसने ये बात कही है कि उच्च वर्ग की उच्च सीमा में और अगले वर्ग की, ये इस वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा में जो अंतर है तो कंटिन्यूसी नहीं है, वो लगातार नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है, उसको क्लियर करना है। उदाहरण के लिए पहले वर्ग की उच्च सीमा 899 और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा 900 के बीच में 1 का अंतर पाते हैं, तब हम आंकड़ों के वर्गीकरण में चर की सततता को कैसे सुनिश्चित करेंगे। तब जब उच्च सीमा 899 है, ठीक है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना 800 से 899, और फिर अगर अगला था तो 900 से 999। तो अब ये जो 1 का अंतर आ रहा है, एक का ही डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा का नहीं आ रहा। भैया अपन देख रहे हैं 900 में से अगर 899 माइनस करेंगे तो 1 का अंतर आ रहा है। तो ये एक का अंतर आता है, तो आंकड़ों के वर्गीकरण में सततता को कैसे सुनिश्चित करें, जो कंटिन्यूसी है वो लगातार वाली जो बात है उसको कैसे सुनिश्चित करा जाए। तो उसके लिए अब आप ये टेबल देखो, जो नई टेबल बनती है उस नई टेबल को देखो। अब इन्होंने क्या करा, 799.5 कर दिया। पहले 800 था, तो जो पहली जो निम्न सीमा है ना उसमें से 0.5 घटा दो, जो पहली है उसमें से क्या कर दो, 0.5 घटा दो, और अगले वाले में 0.5 जोड़ दो। तो 799 में 800 में से 0.5 घटाया तो 799.5 हो गया, और अगले वाले में 5.5 जोड़ दो तो 899.5 हो गया। तो अब 799.5 से 899.5, 899.5 से 999.5। अब ये क्या है, लगातार है, कंटिन्यूअस नंबर है। 899.5 यहाँ पर 899.5, यहाँ से 999.5 यहाँ पे 999.5, यहाँ 1099.5, यहाँ 1199.5, या 1299.5। एक लगातार है जो है, एक कंटिन्यूसी जो देखने को मिलनी चाहिए वो अब इससे मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस था, जो अंतर था, वो सेटल हो चुका है। वो अंतर जो है वो सेटल हो चुका है, वो पूरा मैटर क्लोज हो जाता मतलब, ठीक है। तो अब कोई अंतर नहीं रहता, 1 का 2 का कोई भी अंतर नहीं रहता। और ये अंतर जो लिया गया कैसे, 1 का अंतर उसको 2 से भाग देकर के 0.5 और फिर 0.5 यहाँ पर ऐड कर देंगे और घटाते जाएंगे। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हमें प्रत्येक वर्ग की बारंबारता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। अब जो प्रत्येक वर्ग है, हर जो ग्रुप हमने बना रखा, उस ग्रुप की जो बारंबारता है वो हमें कैसे प्राप्त करनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी वो कैसे प्राप्त करनी चाहिए। साधारण शब्दों में एक प्रेक्षण की बारंबारता का अर्थ है कि अपरिष्कृत आंकड़ों में कितनी बार वह प्रेक्षण प्रकट होता है। प्रेक्षण का मतलब है वो नंबर हो गया, या जिस चीज की आप काउंटिंग कर रहे हो वो लोग हो गए। तो इस प्रेक्षण की जो बारंबारता है का अर्थ है कि अपरिष्कृत आंकड़ों में कितनी बार वह प्रेक्षण प्रकट होता है। मतलब अपरिष्कृत आंकड़ों में वो कितनी बार प्रकट हुआ। जैसे अपन कहें कि भैया मैंने 10 बच्चों से बात करी कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं 20 में से, तो एक ने बोला 0, एक ने बोला 15, एक ने बोला 18, फिर एक ने बोला 15, फिर बोला 17, फिर 15, फिर 16, फिर 14, फिर 15 और फिर 10। अब इसमें कोई मुझसे पूछे कि भैया 15 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 बार 15 है। 0 कितनी बार आया है, 1 बार है। तो इस प्रकार से अपरिष्कृत आंकड़ों में या रो डेटा में वो कितनी बार आ रहा है, कितनी बारंबारता है, वो यहां पर बात करी जा रही है कि प्रत्येक वर्ग में बारंबारता कितनी है। लेकिन जब आंकड़े वर्गों में समूहित कर दिए जाते हैं तो किसी वर्ग की बारंबारता से तात्पर्य उस वर्ग के मानों की संख्या से। अब देखो, अब अपरिष्कृत आंकड़ों में तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि वो एक बार कितनी बार आया है। अब देखो, जब हम उसको आंकड़ों वर्गों में समूहित कर देते हैं, हमने वर्ग डाल दिया है 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से हमने वर्गों में डाल दिया, तो वर्ग की बारंबारता से तात्पर्य उस वर्ग के मानों की संख्या से। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक एक की बात नहीं होगी। अब 0 से 10 के बीच में कितने हैं, तो अब देखो भैया 1, उसके बाद ये भी काउंट नहीं होगा, ये 1 ही आएगा,
अब 10 से 20 के बीच में अगर देखें तो फिर तो देखो भैया अपन ने 9 के 9 जो है सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक एक की बात नहीं हो रही है, जब वर्ग बारंबारता हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर उस पूरे वर्ग में उसमें से कौन कौन से नंबर आ रहे हैं उसकी काउंटिंग मानी जाती है। वर्ग बारंबारताओं की गिनती विशेष वर्ग के सामने मिलान चिन्हों को लगाकर की जाती है। तो वर्ग बारंबारताओं की जो गिनती काउंटिंग करी जाती है वो विशेष वर्ग के सामने मिलान चिन्ह लगाकर करके करी जाती है, मतलब किसी चिन्ह से लगाई जाती है। और जनरली जो लगाई जाती है वो टेली वाले से लगाई जाती है। ऐसे हमारे 4 हो गए तो 1 2 3 4, फिर 4 के बाद यूं काट दिया जाता है 5, फिर 1 2 3 4, फिर यूं 5, फिर 1 2 3 4 5, ऐसा है। तो जैसे अब मान लो यहाँ पे मुझे 9 है, 10 से 20 के बीच में 9 है, तो मैं कैसे दर्शाऊंगा 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 9 हो गया। इसका कट जाने का मतलब ये होगा कि 5 हो गए, यहाँ पे फिर 4 है। अगर 10 होते तो ये कट जाता, 12 होता तो मैं 2 डंडी और खींच देता, 16 होते तो यहाँ पे 15 और ये 16, इस प्रकार से आ जाता है। इनको मिलान चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ग दे रखा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब इसके बीच में प्रेक्षण देखो, प्रेक्षण जो जीरो आया हुआ है एक बार, यहाँ पे 10 से 20 के बीच में 10, 14, 17, 12, 14, 12, 14, 14, 20 से 30, 25, 25, 20, 22, 25, 28, 30 से 40 के बीच में 30, 37, 34, 39, 32, 30, 35, ठीक है। और जैसे 40 से 50 के बीच में देखोगे तो काफी नंबर है, 47, 42, 49, 49, 45, 45, 47, 44, 40, 44, 49, 46, 41, 40, 43, 48, इस प्रकार से। ये क्या है, ये जो गणित के 100 छात्र हैं उनके कितने प्राप्त अंक हुए, उनको अंक कितने प्राप्त हुए, जो हम लोग पहले जो टेबल डिस्कस कर रहे थे उसी टेबल का ही आगे तक पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें देखो, पहले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक ही है, मतलब तो एक डंडी खींच दी। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी की है, खोल के देख लीजिएगा। तो इसमें कैसे लिख रखा है 1 2 3 4 5 पे काट दिया, फिर 1 2 3, ये 8 हो गए। फिर इस अगले में जो बारंबारता है वो कितनी है 6, तो 6 कैसे लिखी जाएगी 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 है, 7 कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अगला जो है इसमें कितना है 21 आ रहा है, 21 है तो कैसे होगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 5 कितने हो गए 10, फिर एक और कर दिया 15, फिर यहाँ पर 5, फिर 20 और ये 1 21, इसी प्रकार से यहाँ पर बनाया। इसी प्रकार से 23 का बनेगा, 19 का बनेगा, 6 का, 5 का, 4 का। ये बारंबारता 100, क्योंकि 100 बच्चे थे इसलिए। और जो वर्ग चिन्ह है वो वर्ग चिन्ह यहाँ पर कितने आए हैं वो दर्शा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पूरी जो है बारंबारताओं की जो टेबल है वो इस प्रकार से बनती है। लास्ट फाइनली जो बनती है वो ये है। अब हम आज का जो हमारा एक मेन टॉपिक है सूचना की हानि, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन की चर्चा करते हैं। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हमारे पास कोई जानकारी छूट जाती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और आपने कुछ पूछना था पर वो रह गया, आपको सही पूरी जानकारी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो यही बात यहाँ पर है कि सूचना की हानि या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो हो जाती है। अब लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो जाती है वो समझो। ये कहते हैं कि जब हम आंकड़े को संगठित करते हैं, जब हम आंकड़े को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कैसे? अब देखो, ये कहना चाहते हैं कि जब अपरिष्कृत आंकड़ा होता है, जब रॉ डेटा होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। और जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, संगठित कर लेते हैं, तो इंफॉर्मेशन लॉस होता है। जैसे कि 0 से 10 के बीच में, अभी अपन लास्ट स्लाइड पे फिर वापस चलते हैं। अब इन्होंने कहा 10 से 20 के बीच में 8 हैं, 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में नंबर आए, मतलब 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक जो नंबर आए हैं, ऐसे 8 बच्चे यहाँ पर है। पर अब समस्या ये समझ में नहीं आ रही कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 14 आए। अब यहां पे तो वो बात हो गई ना, जिनके 10 आए हैं वो भी राजी और जिनके 19 आए हैं वो भी राजी। तो कौन आगे कौन है ये समझ में नहीं आता। पर रॉ डेटा में ना, रॉ डेटा में मुझे पता चला था भाई 14 नंबर जो आए हैं वो 5 बच्चों के आए हैं, 10 नंबर जो आए हैं वो 2 बच्चों के आए हैं। इस प्रकार से रॉ डेटा में मुझे एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो मिल रही थी। पर अब यहाँ पे मैंने जब वर्गों में इसको बांट दिया है, वर्गीकरण करने के बाद क्या हो रहा है, समस्या आ रही है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल रही। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ग्रेडिंग सिस्टम 91 से 100 A1, 81 से 90 A2। अब यहाँ पे जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए ना, 100 में से 100 आए वो भी A1 है,
और जिसके 91 आए हैं वो भी A1 है। तो फिर बच्चा को कैसे कहे कि साहब मैं टॉपर हूँ या मैं जाता हूँ, क्योंकि A1 तो ज्यादा कर को मिली है, A2 आई है, मतलब 81 भी आए होंगे या 90 भी आए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, सूचना मिलनी चाहिए थी, जानकारी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे क्या है, सूचना की हानि है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है। बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक दोष, एक कमी पाई जा रही है, और वो कमी क्या है कि रो डेटा में हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है पर यहां पर नहीं। ये अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य तो बनाता है, परंतु इसमें वे विस्तृत विवरण नहीं प्रकट हो पाते जो अपरिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं। देखिए, अब अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश, देखिए ये इसने क्या, ये रो डेटा हमारा, ठीक है, जो अपरिष्कृत आंकड़े हैं, और यहां पे हमने वर्गीकृत कर दिया, संगठित कर दिया। वर्गीकरण करने के बाद हमें एक विस्तृत सारांश, एक मतलब आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष तो मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नोट्स बना रहे हैं, अब जब नोट्स बना रहे हैं तो आपने इंपॉर्टेंट बातें लिख ली, और अब जब आप उस इंपॉर्टेंट बातों से पढ़ लोगे, पर जब चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ना होता तो डिटेल वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपने छोड़ दी। तो यहाँ पर वही ये बात कह रहा है कि भैया आप जब रो डेटा में हैं तो रो डेटा में हमारे पास पूरी जानकारी है, इसको हमने संगठित जो डेटा है, वर्गीकृत जो डेटा है, उसने बिल्कुल सारांश बना दिया है, एक निष्कर्ष कर दिया है, आसान बना दिया है, परंतु कहीं ना कहीं जो पूरी विस्तृत जानकारी मिलनी चाहिए थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में सूचना की शक्ति होती है, तथापि आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्त करने पर पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने पर सूचना की शक्ति होती है, मतलब सूचना का नुकसान होता है, तथापि आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्त करने पर पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। तो आंकड़ों को वर्गीकरण करने पर संक्षिप्त में पर्याप्त जानकारी तो मिल जाएगी, पर हमें कहीं ना कहीं सूचना की क्षति होगी, नुकसान होगा। मतलब जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरा चैप्टर का आइडिया तो लग जाएगा, आइडिया तो लग जाता है, पर जो और चीजें जो एक्स्ट्रा रह गई वो आपको नहीं जान पाएंगे, आप वो छूट जाएगी। एक बार जब आंकड़ों के वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तो व्यष्टि परीक्षणों का आगे सांख्यिकी परिकलनों में कोई महत्व नहीं रह जाता। अब जब आपने वर्गों में डाल दिया ना तो व्यष्टि परीक्षणों का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने 0 से 10 के बीच में लिखा कि भाई 5, अब इसमें 0 से 9 तक की संख्या 5 बार आई है। अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप 8 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 2 बार कितनी बार, जैसे कि 91 से 100। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसके 91 आए हैं और एक बच्चा है बेचारा जिसके 100 आए, दोनों को ग्रेड मिला A1, दोनों को ग्रेड A1 मिला। अब इसके 100 का क्या महत्व है कि हाँ भाई तेरे 100 बनाए, मेरे 90 बनाए, तो मैं भी बोलूंगा अरे भाई तेरे भी A1 मेरे भी A1, दोनों बराबर है, तेरे भी A1 है मेरे भी A1 है, दोनों बराबर है। फिर कहेगा तू गर्व करता है कि हाँ साहब मेरे 100 है, कैसे पता 100 है। तो यहाँ पर फिर बाद में इंडिविजुअल जो परीक्षण होता है ना उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार प्रेक्षणों के वास्तविक मान के स्थान पर वर्ग चिन्हों के प्रयोग को सांख्यिकीय विधियों में शामिल करने पर पर्याप्त मात्रा में सूचनाओं की क्षति होती है। तो यहाँ पर जब हम इनको वर्गों में शामिल कर लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में जो सूचना है उसकी क्षति होती है, उसका नुकसान होता है। ये सूचना की हानि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये है आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, आप लोगों को क्लास की पीडीएफ्स मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलने जा रही है। तो कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स से ना चुके। कक्षा 11 अर्थशास्त्र का भी है, राजनीति विज्ञान का भी है, भूगोल का भी है। और कोर्स लेने के लिए आप इन 2 नंबरों पर कॉल करके टीम को कह सकते हैं कि हमें कोर्स चालू कर दीजिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस पर है। और उसके लिए आप कॉल करिए और ये जो लर्न एंड शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिला रहा हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नई जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।